नमस्कार सभी साथियों को, आपनों गुरुकुल श्याम चैनल पर आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे आरटी 2009 और आरटी 2009 के अंतर्गत हमने अध्ययन कर लिया था। सबसे पहले अध्ययन किया था इसमें आरटी की फुल फॉर्म क्या होती है। दूसरे नंबर पे हमने अध्ययन किया था कि आरटी में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ क्या होता है। तीसरे नंबर पे हमने अध्ययन किया था इसमें कि आरटी की सर्वप्रथम मांग अर्थात आरटी की मांग किन किन लोगों के द्वारा की गई थी। चौथे नंबर पे हमने इसमें किया था कि आरटी का संविधान में उल्लेख कौन कौन से भाग और कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। और पांचवें नंबर पे हमने अध्ययन किया था आरटी की संवैधानिक प्रक्रिया। ठीक है ना। यहां तक हमने भाग एक के अंतर्गत आरटी 2009 का उल्लेख किया था और आपको बताया था। ठीक है ना। आज भाग 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आरटी के अंतर्गत कितने अध्याय होते हैं और कितनी धाराएं होती हैं और कितनी अनुसूची होती हैं और उन अध्याय और धाराओं में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है। एक एक जो धाराएं हैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से सुनना है। तो देखो, भारत में आरटी 2009 का पूर्ण उल्लेख हम देखते हैं। तो अध्याय कितने बताए हमने? 7। सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है आरटी के अंतर्गत यहां पर, तो आपको ध्यान रखना है कि आरटी के अंदर कुल अध्याय कितने होते हैं। तो आप क्या कहोगे? 7। ठीक है ना, एक प्रश्न। ठीक है। यहां से दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि आरटी में कुल धाराएं कितनी है? 38। कुल धाराएं कितनी है? 38। और आरटी के अंतर्गत अनुसूची कितनी है? 1। क्लियर? 3 प्रश्न हो गए। अब देखो, ये जो 7 अध्याय आरटी के अंतर्गत है, इन 7 अध्याय में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है वो हम देखेंगे। तो आप देखिए, अध्याय एक में किसका उल्लेख किया गया है? तो ध्यान, अध्याय एक में प्रस्तावना यानी आरटी का परिचय दिया गया है। यानी उसके अंतर्गत अध्याय 1 के अंतर्गत प्रस्तावना व प्रारंभिक परिचय दिया हुआ है, जिसका उल्लेख धारा 1 व 2 में आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो अध्याय 1 में प्रस्तावना व परिचय, प्रारंभिक परिचय दिया गया है। अध्याय 2 की बात करें तो यहां पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये बात की गई है। और ये कहां से कहां तक? धारा 3 से 5, 1 से 2। फिर अध्याय में कहां से कहां तक धारा आएगी? 3 से 5। ठीक है। अध्याय नंबर 3 अगर देखते हैं तो आप देखोगे यहां में समुचित सरकार, और समुचित सरकार से तात्पर्य होता है केंद्र सरकार व राज्य सरकार। ठीक है। स्थानीय प्राधिकारी तथा माता पिता के कर्तव्य, यानी धारा 3 के अंतर्गत समुचित सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्तव्य, स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य, ठीक है ना, इनके बारे में बात की गई है। तो 6 से 11 में किसकी बात की गई है? कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। ठीक है ना, धारा 6 से 11 में। ठीक है। तो अध्याय 3 में क्या है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा माता पिता के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। धारा अगर 4 की बात करें तो यह विद्यालय शिक्षक, पहले माता पिता कर्तव्य फिर विद्यालय शिक्षकों कर्तव्य के बारे में बात की गई है अध्याय 4 में। कौन से अध्याय में? अध्याय 4 में। ठीक है। आपको ध्यान रखना है अध्याय 4 कहां से कहां तक? धारा 12 से 28 तक। ठीक है ना। तो ध्यान, सबसे बड़ा अध्याय अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो ध्यान रखना अध्याय नंबर 4। कौन सा है? अध्याय नंबर 4। ठीक है। धारा कहां से कहां तक इसमें उल्लेख किया गया? धारा 12 से 28। 12 से 28। क्लियर है। अगर बात करें 5वें नंबर के अध्याय 5 में, तो अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम की बात की गई है और उसे पूर्ण करवाने की बात की गई है, जिसका उल्लेख धारा 29 व 30 में किया गया है। ठीक है। फिर आता है अध्याय नंबर 6, और अध्याय नंबर 6 में बालकों के अधिकार को संरक्षण की बात की गई है। कौन से नंबर में? अध्याय 6 में। ठीक है। जिसका उल्लेख धारा 31 व 31 से लेकर के 34 तक किया गया है। ठीक है। अध्याय नंबर 7 में प्रकीर्ण होता है अन्य मुद्दे जो बच गए, वो धारा 35 से 38 तक इसका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार आप देखोगे कि आरटी 2009 के अंतर्गत कुल 7 अध्याय हैं और उन 7 अध्यायों के अंतर्गत किस किस बात का उल्लेख किया गया वो लिखा गया है, और कौन सी धारा किस अध्याय के अंतर्गत आती है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम अध्याय को एक एक धारा के साथ अध्ययन करेंगे। तो देखो, अध्याय नंबर 1 आता है अपना। कौन सा आता है? अध्याय नंबर 1। ठीक है। और अध्याय नंबर 1 में धारा 1 को पढ़ेंगे सबसे पहले अपन। देखिए, तो अध्याय 1 में क्या है? हमने बताया प्रस्तावना, विस्तार, शब्दावली, धारा 1 से 2। तो धारा नंबर 1 में क्या दिया हुआ है?
आरटी का परिचय दिया गया है। ठीक है ना, आरटी की फुल फॉर्म क्या होती है और उसका विस्तार भारत में कितने राज्यों में है, ठीक है ना, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो धारा 1 में आरटी का परिचय व आरटी के विस्तार के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, आरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, आरटी का नाम क्या होता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी आरटी की फुल फॉर्म दी गई है किसके अंतर्गत है, तो धारा 1 के अंतर्गत यहां परिचय दिया हुआ है। और विस्तार के बारे में बात की गई है यहाँ पे, ठीक है ना, आरटी का। तो संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके इस आरटी को कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को यह आरटी संपूर्ण भारत में क्या होता लागू किया गया। ठीक है ना, तो आरटी संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को, केवल किसको छोड़ करके, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। लेकिन ध्यान रखना है वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी आरटी लागू कर दिया गया 2019 से। ठीक है, लेकिन इसमें नोट रख के बात याद रखना, पहला नंबर पे मदरसा तथा धार्मिक शिक्षण संस्थान में आरटी लागू नहीं होती है। जितने भी मदरसा संस्थान है, जितने भी धार्मिक शिक्षण संस्थान है, उनमें आरटी लागू नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और एक क्या रहना, वर्तमान में धारा 370 कहां लागू थी, जम्मू कश्मीर में लागू थी, जो वर्तमान में इसको हटा दिया गया है। उसके समाप्त होने के बाद में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आरटी को संशोधन किया गया था। ठीक है ना, यहाँ पे संशोधन किया गया इसमें। अरे लागू कब से हुई, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में भी आरटी 2009 को लागू कर दिया गया है। तो फिर से ध्यान से सुन लीजिए, धारा 1 में आरटी का नाम व विस्तार के बारे में उल्लेख किया गया, आरटी की फुल फॉर्म, और आरटी की फुल फॉर्म का जो है क्या होती है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और विस्तार संपूर्ण भारत देश में कब लागू की गई है, 1 अप्रैल 2010 को। उस समय किस राज्य में नहीं लागू हुई थी, जम्मू कश्मीर में। और धारणा मदरसा और धार्मिक शिक्षण संस्थानों में आरटी लागू नहीं है। वर्तमान में 2019 से आरटी जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया है। क्लियर, धारा 1 एक को समझते जाना, याद करते हुए जाना। ध्यान से सुनोगे तो निश्चित रूप से आपको याद होगा। रीड के लिए स्पेशल जो आपके लिए क्लास रखी गई है, और मैं मानता हूं कि आपका निश्चित रूप में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही होगा। धारा 2 में अगर बात करें, धारा 2 में तो आरटी के अंतर्गत, ठीक है ना, धारा 2 में प्रमुख शब्दावली का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, प्रमुख शब्दावली का प्रयोग किया गया है धारा 2 के अंतर्गत। ठीक है, अब जैसे आरटी के अंतर्गत बाल शब्द आता है, बालक शब्द आता है, इससे क्या तात्पर्य है यहां पर, तो बाल या बालक शब्द से, बाल या बालक शब्द से यहां पे क्या तात्पर्य है, तो आप कहोगे 6 से 14 वर्ष के सामान्य बालक, 6 से 14 वर्ष के सामान्य बच्चे, ठीक है ना, ये होता है बाल। और एक क्या होता है, 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बालक, 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बालक। तो यहां आरटी के अंतर्गत जो बाल शब्द है उससे क्या तात्पर्य होता है, 6 से 14 वर्ष के सामान्य बालक और 6 से 18 के दिव्यांग बालक, ये होता है बाल से तात्पर्य। फिर यहां पे आता है क्या, तो ध्यान रखना, प्रारंभिक या आरंभिक शिक्षा। अब यहां पर प्रारंभिक व आरंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है, तो आपको ध्यान से सुनना है, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा जो है उसको क्या नाम दिया गया है, प्रारंभिक शिक्षा। जो कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है उसको क्या नाम दिया गया, प्रारंभिक व आरंभिक शिक्षा। ठीक है, तो 3 नंबर पे आता है आपका विद्यालय शब्द। यहां पर धारा 2 में, मतलब जो शब्दावली है विद्यालय, तो धारा 2 में जो विद्यालय शब्द है इससे क्या तात्पर्य है, तो आप कहोगे सरकारी, जितनी भी सरकारी स्कूलें होती हैं, गैर सरकारी जो निजी स्कूलें होती हैं, सभी विद्यालय आगे इसमें। सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विद्यालय, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, सैनिक स्कूल होते हैं, ठीक है ना, ये सभी विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, केवल ये नहीं विद्यालय के अंदर केवल आपके सरकारी स्कूल आएंगे, सारे विद्यालयों की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपके मेन। अब देखो इंपोर्टेंट अनुवीक्षण प्रक्रिया परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान से सुनना है। 4 नंबर पे जो शब्द आता है उस शब्द का नाम क्या है, अनुवीक्षण प्रक्रिया। अनुवीक्षण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य होता है, तो ध्यान से सुनना, प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा। कई विद्यालयों में देखते हैं कि जो निजी स्कूलों में प्रवेश लेने से पहले वहां पर परीक्षा ली जाती है कि बालक कमजोर तो नहीं है, ठीक है ना।
तो अनुवीक्षण प्रक्रिया का मतलब होता है प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा। प्रवेश के समय किसी भी प्रकार की परीक्षा, ये नहीं केवल बालक की ही परीक्षा, अपितु कई विद्यालय ऐसे भी होते हैं जहां माता पिता के इंटरव्यू लिए जाते हैं, उसके आधार पर बच्चे का क्या किया जाता है, एडमिशन किया जाता है। तो ये अनुवीक्षण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य होता है, प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा। क्लियर है। पांचवें जो नंबर पे आता है वो आता है समुचित सरकार। क्या आता है, समुचित सरकार। और समुचित सरकार से क्या तात्पर्य है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। हमने पहले बताया समुचित सरकार से तात्पर्य होता है यहां पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार। क्लियर, ठीक ना। फिर आता है स्थानीय प्राधिकारी। छठे नंबर पे जो शब्द आता है वो कौन सा आता है, स्थानीय प्राधिकारी। और स्थानीय प्राधिकारी से क्या तात्पर्य होता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से है। जैसे शहरी क्षेत्रों में जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जैसे नगर निगम के जो महापौर होते हैं, नगर परिषद का जो होता है, नगर पालिका का जो है, ठीक है ना, ये तो शहरी क्षेत्रों में जो है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जिला परिषद में, ग्राम पंचायत में, जैसे सरपंच वगैरह हो गए, पंचायत समिति में, ठीक है ना, इनके जो प्रतिनिधि, इनके जो क्या होते हैं, प्राधिकारी होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में बात की गई है। ठीक है ना। तो स्थानीय प्राधिकारी का मतलब आप समझ गए। अधिसूचना से मतलब क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित सूचना, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन जो जारी करता है उसको क्या कहते हैं, अधिसूचना। क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो तो विहित से क्या तात्पर्य है। विहित से यहां तात्पर्य है, विहित से तात्पर्य होता है यहां पर कि समुचित सरकार, समुचित सरकार मतलब केंद्र सरकार व राज्य सरकार प्रासंगिक नियम बनाएगी। कोई भी जो नियम बनाने का काम करेगी वो कौन करेगी, केंद्र सरकार व राज्य सरकार, जो उचित है वह नियम बनाएगी। ठीक ना, बालकों के लिए। ठीक, फिर उसके बाद में आता है दुर्बल वर्ग के बालक। यहां दुर्बल वर्ग से क्या तात्पर्य है, तो ध्यान रखना, दुर्बल वर्ग से तात्पर्य होता है यहां पर क्या, ऐसे बालक जिनके माता पिता की आय सरकार द्वारा निर्धारित आय से कम है। ठीक है ना, ऐसे बालक जिनके माता पिता की आय सरकार द्वारा निर्धारित आय से कम है, बीपीएल परिवारों के बालक जैसे। ठीक है ना, जिन बालकों की माता पिता की आय 1 लाख से कम है वो किस में आ गए, दुर्बल वर्ग बालक में आ गए। ठीक है। असुविधाग्रस्त बालक कौन से हुए, अब असुविधाग्रस्त बालक को हम क्या कह देते हैं, वंचित वर्ग के बालक भी कह देते हैं, इनको अलाभकारी समूह के बालक भी कह देते हैं। तो देखो इनमें कौन कौन से आते हैं, एसटी व एससी बालक, अनाथ बालक, युद्ध विधवा के बालक। ठीक है ना, ये असुविधाग्रस्त बालक कहलाएंगे। एक कौन से, एचआईवी या कैंसर से पीड़ित माता पिता के जो बालक होते हैं वो असुविधाग्रस्त बालक कहलाएंगे। एक कौन से, निःशक्त बालक जिनके माता पिता बीपीएल में आते हैं। और एक ओबीसी के बालक जिनके माता पिता की आय 1 लाख से कम है, वो सभी कौन से बालक किस में आएंगे, किस श्रेणी में आएंगे, वंचित वर्ग के बालक में आएंगे, है ना, असुविधाग्रस्त बालक की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। संरक्षक का मतलब क्या होता है यहां पर सर, तो ध्यान से सुनना, संरक्षक से तात्पर्य होता है यहां पर बालक जिसकी देखरेख में हो तथा न्यायपालिका ने उनको कानूनी संरक्षण बनाया है। देखो एक तो माता पिता होते हैं, जैसे माता पिता प्राकृतिक जो माता पिता जो जिन्हें जो होते हैं वो तो होते ही है बालक के, ठीक है ना, पालन पोषण करता। लेकिन माता पिता मालिक से खत्म हो जाते हैं और उसके जो बालक का पालन पोषण करता है, दादा दादी, कोई भी चाचा चाची, कोई भी XYZ, ठीक है ना, तो वो उसका क्या कहलाएगा, संरक्षक। जो बालक का पालन पोषण करे माता पिता के अलावा, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, संरक्षक। ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है यहाँ पे, विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस के अलावा अन्य संदाय या धन जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय। तो इस प्रकार जो है आपको ध्यान रखना है, जो धारा नंबर 2 में है वो शब्दावली के बारे में, प्रमुख जो शब्दावली है ये इनके बारे में बात की गई है। ठीक है। तो धारा 1 में परिचय व विस्तार, धारा 2 में शब्दावली की बात की गई है। अब अध्याय नंबर 2 में जो है बात करें धारा 3 से 5 तक, तो आपको बताया तभी कि अध्याय 2 में, अध्याय 2 के अंतर्गत किस बात का उल्लेख किया गया है, तो आपको धारणा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, जिसका उल्लेख धारा 3 से 5 तक देखने को मिलता है। ठीक है।
अब देखेंगे धारा 3, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछता है, वेरी इंपोर्टेंट धारा है, ध्यान रखना। ये यहां से क्या है, धारा 3 में 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार होगा। 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ऐसा उल्लेख किसमें किया गया है, धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। आरटी की धारा 3 के में किसका उल्लेख किया गया है, जो है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ऐसा कौन सी धारा में लिखा गया है, तो धारा 3 में लिखा गया है, ठीक है ना, कक्षा 1 से 8 तक के बालक, ठीक है। धारा 4 भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहां पे। और धारा 4 में किस बात का उल्लेख है, तो ध्यान से सुनेंगे, अनामांकित ड्रॉप आउट बालकों को भी उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिलाना। यानी धारा 4 में आयु के अनुसार प्रवेश देने का उल्लेख किया गया है। जो ड्रॉप आउट बालक होते हैं, जो अनामांकित बालक होते हैं, उनको आयु के अनुसार प्रवेश देना, ऐसा उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है, तो धारा 4 में किया गया है। किसमें किया गया है, धारा 4 में किया गया है। आज सर ये अनामांकित या ड्रॉप आउट बालक कौन होते हैं, तो ध्यान रखना, जो बालक बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके चल जाते हैं, जैसे एडमिशन ले लिया तीसरी क्लास में और वो 2 महीने आकर के बाद में स्कूल छोड़ के चला जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, ड्रॉप आउट बालक, अनामांकित बालक कहलाता है, ठीक है। तब बालक दोबारा आता है, मान लीजिए वो तीसरी क्लास में छोड़ गया, अब मान लीजिए फिर वो आता है, जब उस समय तीसरी क्लास में मान लीजिए उस समय वो जैसे मान लीजिए 6, 7, 8, 9 साल का था, 8-9 साल का था, ठीक है, और फिर वो आता है मान लीजिए बाद में, तो अब वो उसको जो दोबारा उसको प्रवेश देंगे तो वो उसकी आयु के अनुसार उसको प्रवेश दिया जाएगा। मान लो 14 साल का आता है, 13 से 14 साल का, तो फिर उसको कौन सी क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, 8वीं क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। देखिए एक बार ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। अनामांकित व ड्रॉप आउट बालक, एक बार ध्यान से देखेंगे, एक बार देखो, जैसे यहां से 6 से 14 वर्ष की बात की गई है, ठीक है ना, तो जैसे 6 से 7 वर्ष का बालक होता है उसको कौन सी क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, 1 में। 7 से 8 वर्ष का जो बालक है उसको किस में दिया जाएगा, कक्षा 2 में। 8 से 9 वर्ष का जो बालक है उसको 3 में, और 9 से 10 वर्ष का जो बालक है उसको किस में दिया जाएगा, 4 में। 10 से 11 का जो है उसको किस में दिया जाएगा, कक्षा 5 में। 11 से 12 जो है उसको कक्षा 6 में। 12 से 13 को किस में दिया जाएगा, 7 में। और 13 से 14 वर्ष को किस में दिया जाएगा, जो है उसको कक्षा 8 में। अब ध्यान से समझना इस बात को, कई बार परीक्षा में पूछता है ऐसा, यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय बीच में छोड़कर चला जाता है तो उसे ड्रॉप आउट विद्यार्थी कहा जाता है। मतलब कोई बालक तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है और वो बीच में छोड़ के चला जाता है, उसको क्या कहेंगे, ड्रॉप आउट अनामांकित बालक कहेंगे। पहली बात तो यह है, ठीक है ना। ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय में पुनः प्रवेश लेने की स्थिति में उसको उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अब मान लीजिए वो बालक दोबारा पढ़ने आता है, मान लीजिए यहां वो पढ़ाई छोड़ के चला जाता है, कक्षा 3 में था, 8-9 वर्ष का था, कक्षा 3 में था और वो पढ़ाई छोड़ के चला जाता है। अब मान लीजिए उसकी उम्र कितनी है, 13 से 14 वर्ष है। अब वो दोबारा आपके पास प्रवेश लेने आता है, तो अब आप उसको कक्षा 3 में एडमिशन थोड़ी दोगे, आप उसको उसकी आयु के अनुसार कौन सी कक्षा में प्रवेश दोगे, तो कक्षा 8 में उसको प्रवेश दोगे। मान लीजिए उसकी उम्र है 11 से 12, तो उसको कक्षा 6 में आप एडमिशन दोगे। मान लीजिए उसकी उम्र है 10 से 11, तो कक्षा 5 में एडमिशन दोगे। तो यही तो बात यहां पे लिखी गई है, धारा 4 में आयु के अनुसार प्रवेश देना। 4 आयु के अनुसार जो है उसकी कक्षा पार, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, 4 तो आयु के अनुसार कक्षा पार, तो ध्यान रखना 4 आयु के अनुसार क्या देना, प्रवेश देना। जैसे 6 वर्ष का बालक प्रथम कक्षा में होना चाहिए, 6 वर्ष का बालक ड्रॉप आउट कर जाता है, वह बालक 10 वर्ष की आयु का होने पर उसे कौन सी 5वीं कक्षा में क्या देंगे, 10 से 11 किस में देंगे, 5वीं कक्षा में उसको प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गई धारा 4। तो धारा 4 में अनामांकित और ड्रॉप आउट बालकों का उल्लेख किया है, आयु के अनुसार प्रवेश देने का उल्लेख किया गया है। क्लियर है यहां तक। अब देखना धारा 5, धारा 5 ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आपको धारा 5 को भी। धारा 5 में क्या है, टीसी प्राप्त करने का अधिकार। धारा 5 में क्या है, तो आपको ध्यान से देखना, धारा 5 में है टीसी प्राप्त करने का अधिकार होगा।
प्रत्येक बालक को टीसी प्राप्त करने का अधिकार होगा। मान लीजिए कोई बालक किसी भी स्कूल में पढ़ता है और वहां से वो उसको टीसी चाहिए, तो उसको टीसी प्राप्त, मान लो स्कूल उसको टीसी नहीं देती है, तो स्कूल का दायित्व है, स्कूल का कर्तव्य बनता है उसको 7 दिनों के अंदर उसको क्या है, टीसी उसको देने का अधिकार होगा, उसको प्राप्त करने का अधिकार होगा उस बालक को, वरना इसको आपको टीसी देनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है टीसी प्राप्त करने का अधिकार। आप टीसी देने के लिए किसी बालक को मना नहीं कर सकते हो। जैसे मान लीजिए वो दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहता है और आप उसको टीसी नहीं देना चाहते हो, तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, उसको टीसी देनी ही पड़ेगी। तो यहां बालक को टीसी प्राप्त करने का अधिकार होता है, किसे धारा के तहत, धारा 5 के तहत। ठीक है ना, तो धारा 5, बालक को टीसी प्राप्त करने में न आए कोई आंच। धारा 5, बालक को टीसी प्राप्त करने में न कोई आए आंच। ठीक है ना, तो धारा 5, बालक को टीसी प्राप्त करने में न कोई आए आंच। ठीक है ना, तो याद हो जाएगा, किसी विद्यार्थी को अन्य किसी विद्यालय में प्रवेश लेने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा, यानी टीसी प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो धारा 5 में टीसी का उल्लेख किया गया, टीसी प्राप्त करने का उल्लेख किया गया, बच्चे को टीसी प्राप्त करने का अधिकार होगा। और ये कौन सी धारा कहती है, धारा 5 कहती है। कौन सी धारा कहती है, धारा 5। क्लियर हो गई धारा 5 तक, बताओ कोई दिक्कत यहां तक। आगे आता है इसमें अध्याय नंबर 3, और अध्याय नंबर 3 में देखिए ध्यान से, अध्याय नंबर 3 में किस बात का उल्लेख किया गया है, तो ध्यान से देखेंगे। समुचित सरकार, समुचित सरकार से क्या तात्पर्य, हमने प्रमुख शब्दावली धारा 2 में पढ़ा था। समुचित सरकार, ठीक है ना, प्रमुख शब्दावली, ठीक है ना, क्या होता है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार। ठीक है ना, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य। तो अध्याय नंबर 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और देखो इसमें धारा 6 से 11 तक की बात की गई है अध्याय 3 में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से एक एक धारा 6 को, धारा 6 को ध्यान से देखेंगे, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। धारा 6 में ध्यान से देखो, धारा 6 में अगर बात करें तो विद्यालय की स्थापना और दूरी का वर्णन किया गया है। धारा 6 में क्या बताया गया है, विद्यालय की स्थापना और क्या बताया, दूरी का वर्णन। यानी समुचित सरकार का दायित्व है कि वो क्या करेगी, विद्यालयों की स्थापना करेगी, लेकिन ध्यान रखना दूरी को भी देखना पड़ेगा। ये नहीं कि जो है 1 से 5 तक की जो स्कूल है हर 10 किलोमीटर के एरिया में खोल रहे हैं, ऐसा नहीं, उसका भी कुछ नियम है। देखो आरटी के तहत समुचित सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय परिस्थिति के अनुसार विद्यालय की स्थापना करेगी। यानी समुचित केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दायित्व है कि वह समय व परिस्थिति के अनुसार विद्यालय क्या करेगी, स्थापना करेगी। जैसे कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यालय है उनकी पैदल की दूरी बालकों की 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 1 किलोमीटर की दूरी में क्या होना चाहिए, 1 से 5 तक के स्कूल होने चाहिए। क्योंकि 1 से 5 तक के जो बालक होते हैं, एक पहली दूसरी के बालक, वो 10 किलोमीटर दूर तो स्कूल जा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए सरकार का क्या दायित्व बनता है कि सरकार 1 किलोमीटर के दायरे में 1 से 5 तक के स्कूल की क्या करे, स्थापना करे। 1 से 5 तक की, तो इनकी दूरी कितनी बताई गई है, 1 किलोमीटर। ठीक ना, और कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यालय है उन बच्चों की पैदल की दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य है, ठीक है ना, दायित्व है कि जो 6 से 8 तक के आप जो विद्यालयों की स्थापना करोगे तो उनकी दूरी कितनी, 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। केंद्र से संबंधित विद्यालयों या अन्य राज्यों में कक्षा 6 से 8 तक की दूरी 3 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में कितने, 2 किलोमीटर। तो राजस्थान से बात करेंगे 2 किलोमीटर। ठीक है, तो धारा 6 में विद्यालयों की स्थापना व दूरी का वर्णन किया गया है। ये आपको कक्षा 1 से 5 तक की पैदल की दूरी बालक कितनी होनी चाहिए, 1 किलोमीटर, और 6 से 8 तक की पैदल की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 किलोमीटर। क्लियर, तो धारा 6 की बात हो गई। अब आती है धारा नंबर 7। क्या आती है, धारा नंबर 7। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, जहां से परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो धारा 7 क्या नाम है, धारा 7 और वित्तीय अनुपात। धारा 7 और वित्तीय अनुपात, ठीक है ना, धारा 7 वित्तीय अनुपात, ऐसे याद कर लीजिए, धारा 7 वित्तीय अनुपात। तो वित्त यानी धन के बारे में चर्चा किसमें की गई है, 7 में। हम 7 अगर 7 रहोगे
फैमिली पूरा, जैसे भाई अगर साथ रहेंगे तो वित्त धन की ज्यादा जो है प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो धारा 7 वित्तीय अनुपात, धारा 7 वित्तीय अनुपात यानी वित्तीय वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान रखना है, अधिनियम को लागू करने में होने वाला खर्च संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। यानी किसी प्रकार, ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई भी योजना वगैरह कोई भी, ठीक है ना, अधिनियम लागू किया जाएगा तो उस पर खर्च दोनों सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो देखो, जो मूल रूप से जब हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 2010 में, तो वित्तीय अनुपात कितना था, 55:45 था। एक एक प्रश्न को जब शुरू किया गया था मूल रूप से 11वीं पंचवर्षीय योजना 2010 में, तो ये केंद्र और राज्य सरकार का जो वित्तीय वर्गीकरण था वो था 55:45। मान लीजिए कहीं पर भी 100 रुपए खर्च करना था तो उसमें से 45, जो 55 रुपए है वो तो करेगी केंद्र सरकार, और जो मान लीजिए 45 करेगी कौन, राज्य सरकार। ये होता है इसका मतलब, ठीक है। इसी प्रकार फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 की बात है, ये जो बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 65:35, ठीक है ना। यानी 65 रुपए कौन खर्च करेगी, केंद्र, और 35 कौन करेगी, राज्य, ठीक है। फिर अब ये ध्यान रखना, पूर्वोत्तर, जितने पूर्वोत्तर राज्यों में है इसका जो है वर्गीकरण कितना है वित्तीय अनुपात का, 90:10, यानी 90 तो कौन करेगी, केंद्र, और 10 कौन करेगी, राज्य। पूर्वोत्तर राज्यों के केवल किसकी बात है, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। अनिल बोरदोई कमेटी के अनुसार ये अनुपात कितना है, 68:32, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, जो मेन पूछा जाता है वर्तमान में जो वित्तीय वर्गीकरण है वो कितना है, 60:40, कितना है, 60:40, ये ध्यान रखना। समग्र शिक्षा अभियान समसा में भी यह अनुपात कितना है, 60:40। तो ध्यान रखना, वर्तमान में 100 रुपए में से 60 रुपए खर्च कौन करेगी, कोई भी योजना वगैरह हो, ठीक है ना, तो उसमें 60 वगैरह, ये शिक्षा से संबंधित जो आरटीई में, ठीक है ना, और योजना से मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे तो वहां पे 60 तो कौन करेगी, जो है केंद्र करेगा, 40 कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्लियर हो गई मेरे सामने, एक एक बातें, कंफ्यूज नहीं होना है। शुरुआत में था 55:45, फिर है 12वीं पंचवर्षीय 65:35, पूर्वोत्तर राज्य 9:10, अनिल बोरदोई कमेटी अनुसार 68:32, और वर्तमान में 60:40, समसा के अनुसार 60:40, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये तो बिल्कुल सरल है, 8, 9, 10 इनमें कर्तव्य है, क्या है, 8, 9, 10 में क्या है, कर्तव्य है, ठीक है। 8 में किसके, समुचित सरकार के कर्तव्य हैं, यानी समुचित सरकार का मतलब क्या हो गया, केंद्र सरकार व राज्य सरकार। कौन हो गया, केंद्र सरकार व राज्य सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार, ठीक है ना। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के किसका उल्लेख है, कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब देखो समुचित सरकार के क्या कर्तव्य हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या कर्तव्य हैं, तो कहोगे विद्यालयों की स्थापना, क्या है, विद्यालयों की स्थापना करना, ठीक है ना। ये केंद्र सरकार राज्य सरकार का कर्तव्य है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कराना भी किसका उद्देश्य है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। नियमित, ये नहीं उनकी स्थापना कर दे, नियमित उनकी मॉनिटरिंग करना, ठीक है ना, अधिकारियों के द्वारा उनकी नियमित क्या करना, मॉनिटरिंग करना। शिक्षकों को जरूरत के समय उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, ट्रेनिंग देना जरूरत के समय पर उनका पाठ्यक्रम पूरा करवाना, यह भी सरकार का दायित्व है। शिक्षकों को ऐसा दिशा निर्देश देगा समय पर पाठ्यक्रम पूरा करवाएं। विद्यालय को भौतिक सुविधाएं प्राप्त करवाना भी किनका दायित्व है, सरकार का दायित्व है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, धारा 8 के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार समुचित सरकार के कर्तव्य। धारा 8 समुचित सरकार, धारा 8 समुचित सरकार, धारा 8 और समुचित सरकार के ठाट, ठीक है ना। धारा 8 समुचित सरकार के क्या है, ठाट, उन्हीं के कर्तव्य है। तो धारा 8 समुचित सरकार के ठाट, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपके। धारा 9 में ध्यान रखना, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। धारा 8 में तो समुचित सरकार के कर्तव्य का वर्णन है, धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, और धारा 9 में ध्यान रखना किसका किया गया, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। धारा 9 में किसका उल्लेख किया गया है, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन किया गया, स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है। और धारा 10 माता पिता के कर्तव्य, धारा 10 माता पिता बस, ठीक है ना।
धारा 10 माता पिता बस, ठीक ना। तो इतना ही चाहिए माता पिता के कर्तव्य, अगर आपने निभा लिया तो बस हो गया आपका जीवन का कल्याण। तो धारा 10 माता पिता के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य क्या है? प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बालकों को नियमित विद्यालय भेजे और प्रारंभिक शिक्षा दिलवाए, यानी कक्षा 1 से 8 तक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको जरूर दिलाएं। ये माता पिता का कर्तव्य बनता है, उनका दायित्व बनता है, ध्यान रखना। और ऐसा आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 51 में, जो कि 11वां मौलिक क्या है, मूल कर्तव्य भी है। क्या है? मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो 8, 9, 10 में ध्यान रखना, धारा 8, 9, 10 कर्तव्य, सबसे पहले समुचित सरकार के कर्तव्य, फिर स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, फिर माता पिता के कर्तव्य, ठीक है ना। तो ऐसे लाइन से याद रखो, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता, 8, 9, 10, 8, 9, 10 समुचित सरकार, ठीक है ना, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य। ये हो गया 8, 9, 10 क्लियर। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसमें किस प्रकार की आपको दिक्कत है इसमें? धारा अगर 11 की बात करें, यहां पर धारा 11 की, ठीक है, तो धारा 11 के अंतर्गत किस बात का उल्लेख है ये हम देखेंगे। तो देखो धारा 11 के अंदर अगर हम यहां देखें तो धारा 11 के अंतर्गत सरकार 3 से 6, ध्यान, कितने वर्ष के? 3 से 6 वर्ष के बालकों का समुचित शिक्षा व्यवस्था करे। देखो 6 से 14 वर्ष के बालकों को तो कर रही है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, लेकिन आजकल बच्चे जो है 3 वर्ष के 4 वर्ष को बच्चों को भी तो स्कूल भेजा जाता है ना, जो है। तो अब देखो मान लो 6 वर्ष के एडमिशन की वो होती है, आयु होती है सरकारी स्कूल में। अब 6 से पहले 5 वर्ष का 4 वर्ष के बालक क्या करें? तो सरकार का दायित्व है कि उनकी शिक्षा का व्यवस्था करें। उसके लिए आंगनवाड़ी बालवाड़ी केंद्र खोले गए हैं। तभी तो अब जो है क्या खोले जा रहे हैं, 3 से 6 वर्ष के बालकों को आंगनवाड़ी से बालक स्कूल जाना सीख जाए, उठना बैठना, ठीक है ना, आना जाना सीख जाए, उसके लिए विद्यालय में आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। तो 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को आंगनवाड़ी बालवाड़ी के माध्यम से मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 45 में भी तो ये बात कही गई है, यही तो धारा 11 में जो कही गई है, ठीक है ना। तो ध्यान है, 3 से 6 वर्ष के बालकों को आंगनवाड़ी और बालवाड़ी के माध्यम से मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है ना। ऐसा किसमें लिखा गया? धारा 11 में, और अनुच्छेद 45 में भी ये बात कही गई है। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 3, यानी धारा 11 तक आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो अध्याय नंबर 4, कौन सा अध्याय आता है? अध्याय नंबर 4। और अध्याय नंबर 4 में क्या है? तो ध्यान रखना, विद्यालयों और शिक्षकों के कर्तव्य, किसके बारे में लिखा गया है? विद्यालय व, अब देखो 10 के बाद कर्तव्य चल रहे हैं, वहां पे तो किसके कर्तव्य थे? 3 के। सबसे पहले समुचित सरकार, पे स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता। अब माता पिता के बाद में बालक कहां जाएगा? विद्यालय में जाएगा। कहां जाएगा? विद्यालय। तो विद्यालय के कर्तव्य और शिक्षक कर्तव्य चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अध्याय नंबर 4 में ध्यान देना, अध्याय नंबर 4 में बात करें यहां पे अध्याय नंबर 4 की, तो देखो अध्याय नंबर 4 में किस बात का उल्लेख किया गया है? यहाँ पे विद्यालयों और शिक्षकों के कर्तव्य, यानी 12 से 28 तक जो धारा है वो इसके अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अध्याय 4 में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है? सबसे बड़ा तो आपको हो गया अध्याय नंबर 4। आरटी का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो अध्याय नंबर 4। कौन सा है? अध्याय नंबर 4। क्लियर? अब देखो यहां पे बात करें, यहां पे धारा 12 में, धारा 12 के अंतर्गत क्या उल्लेख किया गया है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा जो है रीट में पूछा गया प्रश्न है इसमें से। तो देखो आरक्षण, धारा 12 आरक्षण, धारा 12 आरक्षण, अरे 12 है ना, तो धारा 12 आरक्षण, 12 आरक्षण है ना, 12 आरक्षण, आरक्षण, ठीक है ना। तो आरक्षण की बात की गई निजी विद्यालयों में, किसमें? निजी विद्यालय में 25% बालकों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो 25% बालकों को क्या देंगे? जो है निःशुल्क शिक्षा देंगे। निःशुल्क माने उन्हें किसी प्रकार फीस नहीं ली जाएगी। 25, जैसे 100 बालक है तो 25 बालकों को निजी विद्यालय क्या देंगे?
जो है निःशुल्क शिक्षा देंगे। ऐसा किसमें लिखा गया? धारा 12 में। दुर्बल, अब ऐसे नहीं जो पैसे वाले, जो नौकरी वाले हैं उनके लिए नहीं, जो दुर्बल है, कमजोर बालक है, वंचित वर्ग के बालकों के लिए निजी विद्यालयों में 25% सीटें आरक्षित रखी जाएगी। इनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो धारा 12 में लिखा गया है कि जो दुर्बल वर्ग के बालक हैं, ठीक है ना, जो वंचित वर्ग के, जो गरीब बालक हैं, उनको 25% उनके लिए सीट आरक्षित रखी जाएगी, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो धारा 12 में ध्यान रखना 25% सीटों के जो है उल्लेख किया गया है, ये ध्यान रखना है। सरकार इनकी फीस का पुनर्वहन करेगी। सरकार इनका क्या करेगी? फीस। सरकार ये नहीं वो सरकार उनको फीस देगी प्राइवेट वालों को, ठीक है ना। पुनर्वहन विवाद जो जस्टिस शिव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, ठीक है। अब धारा 13 में, ठीक है ना, तो आरक्षण 25% सीटों का आरक्षण का उल्लेख किसमें किया गया? धारा 12 में। धारा 13 में, अब देखो धारा 13 में किस बात का उल्लेख है? धारा 13 में है अनुवीक्षण, पहले आया अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक, बताया ना। अनुवीक्षण प्रक्रिया मतलब क्या होता है? प्रवेश प्रक्रिया। क्या होता है? प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा, प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया, ठीक है ना। बालक की प्रवेश के समय कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, यानी जब आप बालक के एडमिशन लोगे आरटी के तहत तो उनकी किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। ये जानना। कैपिटेशन फीस और प्रति व्यक्ति फीस पर भी पाबंदी की गई है। अब देखो यहां पे अनुवीक्षण प्रक्रिया अपनाने पर प्रथम बार में 25,000, मान लो कोई स्कूल अगर प्रवेश लेते समय परीक्षा लेती है, यानी प्रवेश परीक्षा लेती है, तो पकड़ा जाता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, उस पर 25,000 रुपए उसको भरने पड़ेंगे। अगर फिर भी दूसरी बार अनुवीक्षण प्रक्रिया अपनाने पर उससे 50,000 रुपए लिए जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो अनुवीक्षण प्रक्रिया अपनाने पर तीसरी बार उसकी मान्यता क्या कर दी जाएगी? स्कूल की रद्द कर दी जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैपिटेशन फीस यानी प्रति व्यक्ति फीस का 10 गुना, ठीक है। क्लियर हो गए यहां तक? कोई दिक्कत है क्या बताइए? अब धारा 14 में क्या बात की गई है? धारा 14 में तो ध्यान से सुनना है, धारा 14 में क्या बात की गई? यहां पे प्रवेश के समय बालक से जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, यानी बालक के जब आप एडमिशन ले रहे हो तो उससे जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। अब जन्म प्रमाण का आधार क्या है? जो ANM रजिस्टर है वो होता है, आंगनवाड़ी में जो उल्लेखित नाम होता है उसका, माता पिता द्वारा स्वपोषित आयु का प्रमाण पत्र, ये उसके क्या होंगे? जन्म प्रमाण पत्र के आधार होंगे, ठीक है ना। तो धारा 14 में क्या लिखा गया है कि प्रवेश लेते समय बालक से जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, यानी जब बालक का प्रवेश लेते हो तो भाई आप कहते हो जन्म प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, तो आपको धारणा धारा 14 में क्या लिखा है? प्रवेश के समय बालक से जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, ठीक है ना। तो उसके आधार ये है, इनके आधार पे आप ले सकते हो, उनका नाम लिख सकते हो, ध्यान से सुनना है, ठीक है। धारा 15 में किस बात का उल्लेख किया गया है? तो बालक प्रारंभ या वित्त समय में कभी भी प्रवेश ले सकेगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि जैसे एडमिशन की डेट 15 जुलाई है, ठीक है ना, या 30 सितंबर है, मान लीजिए, है ना, इसकी 30 सितंबर है 1 से 8, है ना, तो अब कहीं यहीं तक एडमिशन लिया जाएगा? नहीं, आप वर्ष भर इन बालक का कभी भी प्रवेश ले सकते हैं। आरटी के तहत प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, लेकिन वर्ष पर्यंत प्रवेश लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो धारा 15 बालक प्रारंभ या बीच समय कभी भी प्रवेश ले सकता है, बालक कभी भी प्रवेश ले सकता है। धारा 15 प्रवेश कभी भी ले सकता है, ठीक है ना। धारा 16 में किस बात का उल्लेख है? किसी भी बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक फेल नहीं किया जाएगा, यानी 16 है ना, 16 तो 16 उसके तो 16 की बात की गई है ना, यानी फेल नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है? 16 फेल नहीं किया जाएगा, 16 फेल नहीं किया जाएगा। किसी भी बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक, यानी 1 से 8 तक के पूर्ण होने तक शिक्षा उसको फेल नहीं किया जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार में संशोधन राजपत्र में प्रकाशित 11 जनवरी 2019 के तहत कक्षा 5 और कक्षा 8 के बालक को उसी कक्षा में रोका जा सकता है, रिजल्ट घोषित होने के 2 माह बाद पुनः परीक्षा असफल होने पर उसी कक्षा में, ठीक है ना। तो ये जो है बाद में संशोधन किया गया है, ठीक है ना, कक्षा 5 और 8 के लिए ही केवल। धारा 17 में किस बात का उल्लेख है? ठीक है ना, बिल्कुल सरल धारा है। देखो धारा 17 में क्या है कि बालक को कोई खतरा नहीं है,
बालक को स्कूल में कोई खतरा नहीं है मास्टरों से, ठीक है ना, बालक को स्कूल में मास्टरों से कोई खतरा नहीं है, 17 खतरा नहीं है भैया। बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से दंडित नहीं कर सकते हो आप। अब क्या गया, आरटी के तहत धारा 17 में उल्लेख किया गया है कि आप किसी भी बालक को क्या नहीं कर सकते, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, आप उसको गलत शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकते हो, उसको अधिकार दिया है, ठीक है ना, सरकार ने आरटी धारा 17 के तहत, ठीक है ना, धारा 17 के तहत, ठीक है। तो 17 बालक को नहीं है किसी प्रकार के मास्टर से खतरा, ठीक है ना, तो धारा 17 हो गया, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो। धारा 18 बिना मान्यता के विद्यालय चलाना प्रतिबंध होगा। धारा 18 बिना मान्यता के विद्यालय चलाना क्या है, प्रतिबंध है। आप बिना मान्यता लिए स्कूल नहीं चला सकते, अब ध्यान रखना। बिना मान्यता के विद्यालय संचालन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना है आपके, और प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना है अगर आप चलाते हो। मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए धारा 19 व 25 के मानकों को पूरा करना होगा आपको। मान लीजिए मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना है आपको स्कूल चलाने के लिए, तो धारा 19 में जो बातें उल्लेखित की गई है और धारा 25 में जो बातें उल्लेखित की गई है उनका पालन करना होगा। धारा 19 में क्या बात कही गई, धारा 19 में कहा गया है विद्यालय के मान एवं मानक यानी भौतिक संसाधन, मान एवं मानक यानी भौतिक संसाधन, ठीक है ना। तो विद्यालय के मान एवं मानक यानी भौतिक संसाधन के बारे में बात की गई है। अब देखो विद्यालय के मानक क्या है, जो विद्यालय पूर्ण स्थापित है उसे 3 वर्ष में पूरे करने होंगे, जैसे भवन बनाना होगा, प्रत्यक्ष शौचालय बनाना होगा, खेल का मैदान होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, उसके लिए पानी की व्यवस्था आदि होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सारे जो है चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना, ये पूरे मानक पूरे होने चाहिए। धारा 20 में केंद्र सरकार समय समय पर मानकों को परिवर्तन तथा संशोधित कर सकती है, जिनको विद्यालय को स्वीकार करना होगा। धारा 20 में लिखा गया है कि केंद्र सरकार समय समय पर मानकों को परिवर्तन कर सकती है, संशोधित कर सकती है, जिनको विद्यालय को, ये जो मानक है, मान ली कोई भी, भाई खेल का मैदान कितना होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए नहीं होना चाहिए, भवन कितना होना चाहिए, सारी, ठीक है ना, इनमें संशोधन कौन कर सकती है, केंद्र सरकार, ठीक है ना, ये ऐसे धारा 20 में लिखा गया। धारा 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, एसएमसी, एसएमसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है। एसएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। एसएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। क्या होती है बताइए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और हिंदी में नाम होता है विद्यालय प्रबंध समिति, प्रबंधन समिति, ठीक है। तो धारा 21 में एसएमसी के गठन का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, एसएमसी। धारा 21 में किसका उल्लेख है, एसएमसी के गठन का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी का गठन अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 15 सदस्य। वर्तमान में राजस्थान में कितना, ध्यान रखना, 16 सदस्य हैं। कितने हैं, राजस्थान में 16 सदस्य अनिवार्य हैं। कितने एसएमसी में, कितने सदस्य, 16। अब इसमें 75% अभिभावक तथा 25% विद्यालय प्रबंधन होंगे, ठीक है ना। इसमें महिला सदस्य होंगी 50%, ठीक है। और इस एसएमसी का अध्यक्ष कौन होगा, अभिभावक जो बालक पढ़ता है, और उपाध्यक्ष कौन होगा, अभिभावक, ठीक है ना। और सचिव होगा कौन, प्रधानाध्यापक। एसएमसी का जो सचिव होगा कौन होगा, प्रधानाध्यापक। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बताओ धारा 21 में किसका उल्लेख किया गया है, एसएमसी के गठन का उल्लेख किया गया है। एसएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, हिंदी में क्या होती है, विद्यालय प्रबंधन समिति। एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक। एसएमसी का उपाध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक। एसएमसी का सचिव कौन होता है, प्रधानाध्यापक, ठीक है ना। और इसमें महिला के सदस्य कितने होंगी, 50%। कुल कितने सदस्य होंगे, 16, ठीक है ना, जिसमें 50% कौन होंगी, महिलाएं। क्लियर हो गए आपकी। अब देखो एसएमसी की बैठक, ये भी पूछते गए, एसएमसी की बैठक साधारण जो सभा होती है प्रत्येक 3 माह में होती है। एसएमसी की, विद्यालय प्रबंधन समिति की, ध्यान रखना है, जो साधारण सभा होती है, जो साधारण सभा होती है वो कब होती है, तो आपको ध्यान से देखना है। इसमें साधारण सभा प्रत्येक 3 माह में होती है, प्रत्येक 3 महीने में होती है। जबकि कार्यकारिणी सभा की प्रति माह अमावस्या के दिन बैठक अनिवार्य है। कार्यकारिणी सभा की प्रति माह अमावस्या के दिन बैठक अनिवार्य है, ठीक है ना। साधारण सभा प्रत्येक 3 माह में, और कार्यकारिणी सभा की प्रति माह अमावस्या के दिन। तो इसमें देखो कुल सदस्यों का 1/3 अथवा 33.33% उपस्थित होना जरूरी है, ठीक है। धारा 22 एसएमसी के कार्यों का उल्लेख किया गया। धारा, देखो एसएमसी के गठन का उल्लेख किसमें किया गया, धारा 21 में, और एसएमसी के कार्यों का उल्लेख किया गया धारा 22 में। एसएमसी विद्यालय विकास योजना बनाएगी, यह 3 वर्षीय होगी, जिसमें 3 वार्षिक उपयोजना शामिल
होगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि धारा 22 से एसएमसी के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अब देखो धारा 23 में किस बात का उल्लेख है। धारा 23 में देखें यहां पे, तो शिक्षकों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? शिक्षकों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया धारा किसमें? 23 में। शिक्षकों की योग्यताओं का उल्लेख किसमें किया गया? धारा 23 में। किसमें किया गया है? धारा 23 में शिक्षकों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। केवल उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति पात्र बन जाएगा जिनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। जैसे लेवल फर्स्ट और 12 प्लस बीएसटी की डिग्री होनी चाहिए, लेवल सेकंड का बीए प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, शिक्षकों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया, इतना ध्यान रखना है आपको। धारा जो 24 है, धारा 24 में किस बात का उल्लेख है? तो यहां पर आपको देखना, धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्यों का वर्णन है। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 24 में बताओ किसका उल्लेख किया गया है? शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है धारा 24 में। तो धारा 24 में अगर आपसे पूछा जाए कि किसका उल्लेख किया गया है, शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ये आपको जानना। अब देखो शिक्षकों क्या कर्तव्य है। शिक्षक विद्यालय में नियमित समय पर आए जाएंगे, 7:30 से 1 बजे का, और 10 से 4 बजे का जो समय है, तो टाइम पर आएंगे, टाइम पर जाएंगे। ये नहीं 10:05 पे, 10:15 पे, 10:20 पे, 10:30 पे आ रहे हैं और 4 बजे से 3:30 बजे जो है निकल गई, ऐसा नहीं। 10 से 4 का टाइम है तो 10 से 4 पे रहेंगे, 10 बजे पहुंचना पड़ेगा आपको और 4 बजे आना पड़ेगा। 7:30 से तो 1 बजे तक रहना पड़ेगा वहां पे ना। निश्चित समय पर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, जो उनका टाइम जो सरकार ने दिया हुआ है, भाई इतने समय तक बोर्ड परीक्षा का आपको सिलेबस पूरा करवाना है, और कक्षा जो बोर्ड परीक्षा कक्षाएं नहीं है उनका इतने समय में आपको सिलेबस करवाना है, तो निश्चित समय पर उनका पाठ्यक्रम पूरा करवाना होगा। नियमित रूप से माता पिता से संवाद करेंगे, यानी ये नहीं केवल आप पाठ्यक्रम पूरा करें, टाइम टाइम पर मम्मी पापा से बच्चों के क्या करना पड़ेगा, उनसे मीटिंग भी करनी पड़ेगी, संवाद भी करना पड़ेगा। ठीक है ना? पेरेंट्स मीटिंग होती है ना। प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड, यानी क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, ठीक है ना, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा टीचर को। प्रति सप्ताह 45 कालांश लेने होंगे, है ना। टीचर का दायित्व है कि 45 कालांश लेना पड़ेंगे प्रति सप्ताह। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार बालक को शिक्षा देना, यानी प्रत्येक बालक के का भाई ये कमजोर है, ये होशियार है, ये मूड बुद्धि वाला बालक है, मूर्ख बुद्धि वाला है, सामान्य बुद्धि वाला है, प्रतिभाशाली, सब बालकों की योग्यता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाएगी। ऐसा नहीं केवल होशियार बालकों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कमजोर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। तो ये सारे जो है शिक्षकों के कर्तव्य हैं, ठीक है ना, धारा 24 के अंतर्गत बताए गए हैं शिक्षकों के कर्तव्य, और शिक्षकों क्या क्या कर्तव्य है जो हमने आपको बताया है अभी। अब देखो धारा 24, धारा 25, ये सारी इंपोर्टेंट धाराएं हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना है इनको भी, ठीक है। धारा 25 ध्यान से सुनना एक बार। विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात, यानी विद्यार्थी शिक्षक वर्गीकरण प्रयोग किया है। यहाँ पे विद्यार्थी और शिक्षक के वर्गीकरण का उल्लेख किया गया है, यानी कितने बालकों पर कितने टीचर होने चाहिए। 1 से 5 अलग है, 6 से 8 अलग है, ठीक है ना। तो ध्यान, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षार्थी, यानी शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात का उल्लेख किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, जो किसके आधार पर? छात्रों के आधार पर। तो शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ रहे हैं अपन, कब 1 से 5 तक की। तो देखो यहां ध्यान, जब मान लीजिए 30 बालक हो किसी स्कूल में, 0 है ना 30, तो वहां पर 1 टीचर होना चाहिए, और 60 हो तो कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, है ना, 60 तक। और 61 से 90 हो 3 टीचर होने चाहिए, 91 से 120 हो तो 4 होने चाहिए, और 121 से 200 तो 5 होने चाहिए। अब देखो 150 से ऊपर अगर बालक होते हैं तो वहां पर 1 प्रधान अध्यापक और 1 क्या होना चाहिए? 5 क्या होना चाहिए? अध्यापक, और टोटल 6 होने चाहिए, ठीक है। तो 1 से 5 तक के विद्यालयों में 30 तक क्या होगा? 1 टीचर होगा, 60 तक 2 टीचर होने चाहिए, 61 से 90 तक 3 टीचर होने चाहिए, 91 से 120 बालक हो उस स्कूल में तो 4 टीचर होने चाहिए, 121 से 200 तक बच्चे हो तो 5 टीचर होने चाहिए। लेकिन एक और दूसरी शर्त है, अगर 150 से ऊपर बालक हैं तो वहां 1 प्रधानाध्यापक होगा। क्या होगा? 1 प्रधानाध्यापक होगा उस स्कूल में, और 5 अध्यापक होंगे, ठीक है। 200 से ज्यादा अगर बालक हो जाते हैं उस स्कूल में, तो धारणा 200 से ज्यादा बालक होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 होगा। क्या कितना होगा? 1। अगर किसी भी 1 से 5 तक के स्कूल में 200 से अधिक बालक हो जाते हैं तो वहां पर कितना अनुपात हो जाएगा? छात्र शिक्षक अनुपात
40:1, यानी 40 छात्रों पर एक शिक्षक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट क्लियर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना है। तो ये 6 पॉइंट हो गए। अब देखो शिक्षण घंटे कितने होने चाहिए उनके, 800। कितने होने चाहिए, 800। कक्षा 1 से 5 तक के जो प्राथमिक शिक्षा है उनके लिए, टीचर के लिए कितने शिक्षण घंटे अनिवार्य, 800। और शिक्षण कार्य दिवस कितने होने चाहिए, 200। और एक शिक्षक कार्य प्रति सप्ताह कितने घंटे, 45 घंटे। इसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। ठीक है, तो एक सप्ताह में एक अध्यापक के लिए 45 कार्य घंटे होते हैं, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया होगा आपके। तो धारा 25 में शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात का उल्लेख किया गया है।